हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और टेकलाइट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में जो सवाल पूछे गए थे सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 तथा आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की जनसंख्या 2011 के अनुसार है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए 16.37 करोड़, बी 15.37 करोड़, सी 15.87 करोड़ और डी 16.87 करोड़। तो पिछले लेक्चर में ही हमने इससे संबंधित सवाल सॉल्व किया था। स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया था, उसमें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या और छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो क्या पढ़ा था हमने, याद कीजिए। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? 15.88 करोड़। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15.87 करोड़। लगभग सिमिलर आंकड़े हैं, है ना। तो इन आंकड़ों को देखकर आपको आंसर पे टिक लगाना है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ICDS योजना की मॉनिटरिंग समिति का गठन निम्न में से किन स्थानों पर किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर मॉनिटरिंग समिति की बात की जा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, आंगनबाड़ी स्तर पर। अब देखिए, ये तो हमारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उत्तर वाला ऑप्शन नहीं है। हमको सही आंसर में टिक लगाने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। तो कौन कौन से स्तर पर किए जाते हैं? तो देखिए, ICDS योजना की मॉनिटरिंग समिति का गठन जो है वो एक तो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, राज्य स्तर पर किया जाता है, ब्लॉक स्तर पर किया जाता है और आंगनबाड़ी स्तर पर किया जाता है। मतलब जिला स्तर पर तो ये नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें ए, बी, डी और ई हो? कौन सा है? ए, बी, डी और ई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी, डी और ई। ठीक, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ICDS योजना 1 जनवरी 2014 से कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ICDS योजना की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975 को। तो 1 जनवरी 2014 तक कितने वर्ष पूरे होंगे? 1 जनवरी तक की बात की गई है ना। तो अगर हम 2014 तक को काउंट करें तो टोटल 39 ईयर्स होते हैं। 75 से लेकर 85, 95, 5, 30 ईयर, और यहाँ बच गया 9। मतलब टोटल 39 ईयर होते 2014 तक में। लेकिन ये अक्टूबर 2014 तक की बात नहीं की गई है यहाँ पर जनवरी 2014 तक की बात की गई है, इसलिए इसे 38 वर्ष होगा। ठीक, समझ में आया मैं आप लोग को क्या बताना चाह रही हूँ? 2 अक्टूबर 1975 से लेकर 2 अक्टूबर 2014 तक तो 39 वर्ष होगा, लेकिन यहाँ पर 1 जनवरी 2014 तक की बात की गई है, तो यहाँ तक 38 साल पूरे होंगे। और अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 तक में 47 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ठीक, तो ये दोनों आंकड़े आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 38 वर्ष लगभग। मुझे पूरा यकीन है कि इसका आंसर बहुत सारे लोगों ने गलत ही टिक किया होगा, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन होता है ना, वो फटाफट होता है कि हाँ 75 से लेकर 2014 तक 39 ईयर होगा, चलो टिक लगाते हैं। वो एक भी बार नहीं देख पाते कि ये 1 जनवरी भी दिया गया है। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में तो हो जाते हैं, फिर जब हम एग्ज़ाम देकर घर पहुंच जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि ये गलती तो हमसे हो चुकी है।
अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ICDS योजना के अंतर्गत अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा का प्रावधान निम्न आयु समूह के लिए है। इसमें ऑप्शन है ए 1 से 4 वर्ष, बी 2 से 5, 3 से 6 और डी 1 से 6। बताइए, हमने पढ़ा है ना ICDS की 6 सेवाएं, जिसमें जो सबसे लास्ट वाली सेवा थी स्कूल से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, उसमें एज ग्रुप क्या है? तो देखिए 0 से 3 साल के बच्चे तो घर में ही रहते हैं, है ना। तो एज ग्रुप क्या होगा? 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में स्कूल से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा संचालित की जाती है। ठीक, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 से 6 वर्ष। ठीक, समझ में आया आप सबको? ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ICDS योजना के अंतर्गत पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा कितने वर्ष के आयु समूह की महिलाओं के लिए प्रावधानित है? फिर से वही सवाल, ICDS की सेवाओं के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया है। वहां पर हमने एक सेवा पढ़ी थी, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। ये जो शिक्षा है ना, इसमें बच्चे नहीं आते, इसमें केवल महिलाएं आती है। और कौन कौन सी महिलाएं? तो एक तो किशोरी महिलाएं, ठीक है, 11 से 18 वर्ष आयु की। दूसरा 15 से 45 वर्ष आयु की महिलाएं। तीसरा है गर्भवती महिलाएं। और चौथा है धात्री महिलाएं। धात्री महिलाएं मतलब स्तनपान कराने वाली महिलाएं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए 16 से 40 वर्ष, बी 15 से 45 वर्ष, सी 16 से 45 वर्ष या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए वहाँ पर एक ऑप्शन है ना 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं। ठीक, अब हम अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, ICDS योजना में पूरक कार्यवाही हेतु भारत सरकार की सहयोगी कौन सी संस्था है? पूरक कार्यवाही के लिए ऑप्शन यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। ए संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि यूनिसेफ, बी सहायता एवं राहत हेतु सहकारिता केयर, सी विश्व खाद्य कार्यक्रम और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यूनिसेफ। ये जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना का जो आरंभिक उद्देश्य था वो द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी नष्ट हुए राष्ट्र हैं उनके बच्चों को भोजन और स्वास्थ्य की सेवाएं देना था। ठीक, लेकिन अब इनका कार्य क्या है? तो अब इनका जो महिला एवं बाल विकास विभाग समिति का होता है वही इनका कार्य है। ठीक है, क्या क्या कार्य है? इनका कार्य है टीकाकरण, मातृपोषण, बीमारियों का रोकथाम, माताओं के स्वास्थ्य की जांच, आपातकालीन राहत प्रदान करना। इस प्रकार से इनके बहुत सारे काम हैं जिसमें मेनली इनके काम क्या हैं? तो ये हैं। ठीक है, बच्चों की सुरक्षा, उनके संरक्षण, उनका भोजन, उनके स्वास्थ्य की सेवा करने का कार्य किसका है? यूनिसेफ का है। और पूरक कार्यवाही हेतु भारत सरकार की जो सहयोगी संस्था है वो भी कौन सी है? ये यूनिसेफ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल होगा 2013 में
बाल संरक्षण अधिकार आयोग से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और यहाँ पर आप देखिएगा लगातार इसके ही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट आयोग है ना। इनका काम क्या है, तो नाम से ही देखिए समझ में आ जाएगा, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना। ठीक है, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। कब किया गया था, तो 2007 में ये जो है चलन में आया है। ठीक, – 2007 में किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है, कार्यकाल क्या है, कार्यकाल कहाँ होगा, है ना। तो प्रत्येक राज्य में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। तो सीधी सी बात है, प्रत्येक राज्य में कार्यकाल होगा, प्रत्येक राज्य में भी होगा और राष्ट्र में भी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष पद धारण करेगा। अध्यक्ष पद धारण करने की बात की गई है, तो यहाँ पर उसके कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। ऑप्शन ए 3 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए, 4 वर्ष की अवधि के लिए या 2 वर्ष की अवधि के लिए। तो कुछ हम पहले डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इनके अध्यक्ष कौन कौन हैं, तो इनके अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो और राज्य के हमने पढ़ा था, याद कीजिए, श्रीमती तेज कुंवर नेताम। इस आयोग के टोटल एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम 2 महिला सदस्य का होना आवश्यक है। ठीक, और इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। ठीक, अब हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3 वर्षों के लिए होता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। आयोग के किसी विषय की जांच करते समय सभी शक्तियां होंगी। जैसा कि हमको पता है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग किसके तहत इसका गठन किया गया था, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया था। तो इसकी जो शक्तियां होंगी वो कहाँ लिखी होगी, जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन अध्यक्ष को होगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है, देखिए, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, और चौथा है राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के परामर्श से। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक, तो अगला सवाल है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया है। किस लिए ये अधिनियमित किया गया है, सवाल में ये पूछा जा रहा है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोग के गठन के लिए। ऑप्शन बी है बालकों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालय के गठन के लिए।
बालकों से संबंधित और अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए। तो देखिए ये जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी के सभी बालकों के संरक्षण से संबंधित हैं। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य दायित्व में शामिल नहीं है? हमने पढ़ा है ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों के बारे में, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, गांव का नक्शा तैयार करना। हाँ, है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्य। दूसरा, गांव की अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना। तीसरा, जन्म का पंजीयन करना। चौथा, गर्भवती माताओं का पंजीयन करना। तो देखिए गर्भवती माताओं का पंजीयन का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का होता है। जन्म का पंजीयन भी वो बनाती हैं क्योंकि वहाँ पर प्रसूति के डिटेल्स भी होते हैं। ठीक है, गाँव का नक्शा भी वो तैयार करती हैं और गाँव में जितने परिवार हैं उनका भी डिटेल रखने का काम उनका होता है। लेकिन गाँव की अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाने का कार्य नहीं होता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देने का कार्य होता है आंगनबाड़ी केंद्र में, लेकिन अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाने का कार्य नहीं होता है। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाँव की अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाने का कार्य जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का तो नहीं होता है। अगला सवाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अधिकतम आयु सीमा है। इस सवाल में ना कुछ मिसिंग है। एक्चुअली यहाँ पर सवाल ये पूछना चाहिए था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल कार्यकर्ताओं की पूछ दिया गया। फिर भी हम ऑप्शन को देख के थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए है 35 वर्ष, बी है 40 वर्ष, सी है आई थिंक ऑप्शन कुछ टाइपिंग एरर हो गया होगा, है ना, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 44 वर्ष। तो देखिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनकी नियुक्ति का आयु, अधिकतम आयु जो है वो 44 वर्ष है। ठीक है, 18 से लेकर 44 वर्ष तक का आयु है उनकी नियुक्ति का, लेकिन उनके कार्य करने का आयु जो है वो 62 वर्ष तक का है। ठीक, तो जैसे हमें एज क्राइटेरिया समझ में आ रहा है तो हम क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं कि वो वास्तव में उनकी नियुक्ति के आयु के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 44 वर्ष। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में होने वाली वृद्धि दर। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए प्रत्येक वर्ष 25 रुपये, बी प्रत्येक वर्ष 2, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में 30 रुपये, ऑप्शन सी प्रत्येक 5 वर्ष में 31 रुपये और डी प्रत्येक 5 वर्ष में 50 रुपये। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं इसका जवाब दे देती हूँ। इसका सही आंसर होगा प्रत्येक 5 वर्ष में 31 रुपये। अब जब हम मानदेय की बात कर रहे हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा मानदेय की भी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जब भी बात करूँगी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका दोनों के बारे में बात करूँगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को मृत्यु के उपरांत 50,000 की राशि दी जाती है, दोनों को दी जाती है। ठीक है, इनकी सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को 50,000 और सहायिका को 25,000 की राशि दी जाती है। ठीक, तो ये दोनों राशियाँ आपको ध्यान में रखना है। इनका मानदेय हर 5 वर्ष में ₹31, ठीक है, 31 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है और इन्हें जो मानदेय दिया जाता है उसमें ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखना। यहीं पर हम इनके प्रमोशनल क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रमोशनल क्राइटेरिया।
किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, अगर कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार 5 वर्षों से कार्य कर रही हैं, ठीक है, तो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के 50% सीटों पर परिसीमित भर्ती के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है। जो अभी हो रहा है महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें एक परिसीमित सीधी भर्ती भी है। तो वो किन के लिए है? तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है जो कि पहले से आंगनबाड़ी केंद्र में पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रही हैं, ठीक है। तो इनके लिए 50% सीट जो है वो रिजर्व होता है। वहीं पर अगर हम सहायिका की बात करें, तो अगर कोई सहायिका, आंगनबाड़ी सहायिका लगातार 5 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र में कार्य कर रही है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 25% सीट इनके लिए आरक्षित होता है, ठीक। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, आंगनबाड़ी केंद्रों में निम्नलिखित में से किस एक पंजी का रखरखाव नहीं किया जाता है? तो आंगनबाड़ी केंद्र में टोटल 11 रजिस्टर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 11 रजिस्टर होते हैं। अब इन रजिस्टरों में कौन कौन सा रजिस्टर हो सकते हैं? देखिए, कॉमन सी बात है, टीकाकरण का रजिस्टर होगा, परिवार के डिटेल्स का रजिस्टर होगा, ठीक है, पूरक पोषण आहार का स्टॉक का रजिस्टर होगा, वजन, बच्चों के वजन का रजिस्टर होगा। तो इस प्रकार से जो भी वहाँ पर सेवाएं प्रदान की जाती है, उन सभी सेवाओं के अलग अलग रजिस्टर होते हैं और सब में उनका डिटेल होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कौन सी एक पंजी का रखरखाव नहीं किया जाता? तो देखिए, स्टॉक पंजी का किया जाता है, जो भी स्टॉक है वहाँ पर उसका डिटेल होता है। जन्म पंजी का भी होता है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं कितने बच्चे को जन्म दी हैं, इसका भी एक अलग से पंजी होता है। टीकाकरण का भी पंजी होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, लेकिन विवाह पंजी नहीं होता, इनकी उनको आवश्यकता नहीं होती है ना। विवाह पंजी की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसका कोई वहाँ पर डिटेल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, विवाह पंजी। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। किसी शिशु की वृद्धि के लिए कौन सा एक घटक जरूरी नहीं है? नहीं पूछा गया है, वो ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर ए, अच्छा पालन पोषण बहुत ज़रूरी है, अच्छा पालन पोषण करना बहुत ही आवश्यकता है किसी भी शिशु की वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर बी है, भाई बहनों की संख्या का कम होना, ये कोई डायरेक्ट कारण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बीमारियों से मुक्त होना, ये भी बहुत आवश्यक है। और चौथा, यथेष्ट संतुलित आहार, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भाई बहन की संख्या का कम होना, ये किसी भी शिशु की वृद्धि के लिए कोई कारण नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध आकस्मिक अवकाशों की संख्या है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ए प्रति महीने 1 दिन, प्रति वर्ष 12 दिन, प्रति वर्ष 13 दिन और प्रति वर्ष 15 दिन। तो चलिए हम इनके अवकाशों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अगर वो लगातार 1 साल से आंगनबाड़ी केंद्र में कार्य कर रही हैं, तो उनको 135 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है। गर्भपात अवकाश 90 दिन का मिलता है। आकस्मिक अवकाश 15 दिन का मिलता है, जिसमें अगर मेडिकल से संबंधित कोई अवकाश नहीं है तो वो एक बार में लगातार अधिकतम 6 दिन का अवकाश ले सकती हैं। अन्य अवकाश, जैसे कोई फेस्टिवल है या कोई रीति रिवाज है, उसके लिए अगर वो छुट्टी लेना चाहती है तो अन्य अवकाश 7 दिन का मिलता है। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश भी मिलता है।
सामान्यतः 15 मई से 15 जून तक का होता है, मतलब कि 10 दिन के लिए। कितने सारे अवकाश मिलते हैं, इन सभी अवकाश को याद रखिए। अभी केवल आकस्मिक अवकाश के बारे में पूछा गया है, लेकिन आने वाले एग्जाम में किसी भी अवकाश के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 15 दिन का। अगला सवाल, समेकित बाल विकास परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कुल संख्या है, बताइए। बहुत पढ़ा है हमने, A5, B6, C7 और D8। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाने वाली 6 सेवाएं हैं। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, समेकित बाल विकास परियोजना के तहत गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं को प्रदर्शित सेवाओं की संख्या। तो जो हमने 6 सेवाएं पढ़ी थी, उसमें जो सबसे आखिरी सेवा थी वो क्या था? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। तो क्या ये सेवा महिलाओं के लिए है? तो नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो बाकी 5 सेवाएं हैं वो उसमें महिलाएं आती हैं, लेकिन 6वीं सेवा में महिला नहीं आती है। तो टोटल ऐसी 5 सेवाएं हैं, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा, पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। ठीक है, ये पांचों सेवाएं जो है वो महिलाओं के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला सवाल, आंगनबाड़ी सहायिका के कार्य दायित्व में निम्न में से कौन सा एक कार्य शामिल नहीं है? हमने आंगनबाड़ी सहायिका का भी कार्य देखा था। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ए, आंगनबाड़ी केंद्र तथा उसके आसपास की साफ सफाई करना, ये तो उनका कार्य है। बी, प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल रखना, ये भी उनका कार्य है। सी, छोटे बच्चों को उनके घर तक लाना तथा फिर वापस लेकर जाना, ये भी उनका कार्य है। ऑप्शन नंबर डी है, गर्भवती महिलाओं की सेवा करना, ये उनका कार्य नहीं है। और सवाल क्या पूछा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दायित्व निम्न में से कौन सा एक कार्य शामिल नहीं है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भवती महिलाओं की सेवा करना उनका कार्य नहीं है। तो अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रति माह कितने रुपए किराया भुगतान किए जाने का प्रावधान है? तो देखिए, हमने किराया भुगतान के बारे में भी पढ़ा है। इसमें ऑप्शन है ए 200 रुपये, बी 300 रुपये, सी 400 रुपये और डी 500 रुपये। तो अप्रैल 2023 से पहले ग्रामीण क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी किराए का भुगतान था वो 200 रुपये था, लेकिन वर्तमान में कितना हो चुका है? 2000 रुपये हो चुका है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी तो इसका आंसर 200 रुपये है, लेकिन वर्तमान में कितना हो चुका है? 2000 हो चुका है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए 6000 और महानगर के लिए 8000। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। आंगनबाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, जो वास्तव में निम्नलिखित मंत्रालय का ही एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय, बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी, शहरी विकास मंत्रालय और डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही ये एक भाग है। ठीक, समझ में आ गया आपको? अगले लेक्चर में हम पोषण से संबंधित सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सहायक होगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।